नमस्कार। राज पुरोहित सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं राज पुरोहित सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे संपूर्ण हिंदी व्याकरण की, जो कि केवल और केवल 40 मिनट के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्णमाला की। वर्णमाला में वर्ण के सभी फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कुल वर्ण की। कुल वर्ण संख्या में होते हैं 52, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। बात करते हैं आगे। कुल मात्राएं जो होती है वो 10 होती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। ये सभी फैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं आगे मूल स्वरों की। मूल स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। फिर बात करेंगे हम संधि स्वर की। संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अ, ई, उ और री। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? 7। तो सबसे पहले बात करते हैं आ, फिर ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25, जो कि क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है। और ये जो व्यंजन हैं ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछी जाती है। अब आगे हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये जो क्रम है य, र, ल, व, आप इसी रूप में याद करेंगे, क्योंकि क्रम को लेकर भी परीक्षाओं में कई बार सवाल बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं हम ऊष्म व्यंजन। संख्या में कितने होते हैं? 4। श, श, स, ह। ये क्रम भी आप इसी रूप में ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं संयुक्त वर्णों की, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आगे है अयोगवाह वर्ण। ये कितने होते हैं? 2। और उत्क्षिप्त वर्ण भी कितने होते हैं? 2। अयोगवाह में अंग और अह, उत्क्षिप्त में ड और ढ। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो कुल मिला के वर्ण गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। और इसी रूप में आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, जो है वर्ण के सभी फैक्ट की है और कंठीय वर्णों की बात की गई है। कंठीय वर्ण कौन कौन से होते हैं कोष्टक में लिखे गए हैं। आगे अ और आ कंठीय वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और क वर्ग जो पूरा हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये भी कंठीय वर्ण कहलाते हैं। इसी के साथ ह और विसर्ग, ये भी क्या कहलाते हैं? कंठीय वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो तालव्य वर्ण में स्वर जो है वो ह्रस्व ई और दीर्घ ई आती हैं, और वर्ग जो है वो वर्गीय व्यंजन में से च वर्ग आता है। कौन सा आता है? च वर्ग। और च वर्ग के 5 वर्ण इसमें आते हैं। य और श भी इसमें आता है तालव्य में। आगे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, स्पर्श संघर्षी वर्णों की, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं, जो च वर्ग के अंतर्गत होते हैं। च, च, ज, झ, ये जो हैं आप स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे। आगे बात करेंगे मूर्धन्य की। किसकी करेंगे? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य वर्ण जो होता है, मूर्धन्य वर्ण में री स्वर होता है और ट वर्ग होता है पूरा, और र और श इसके अंतर्गत आते हैं। और र को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे दंतीय वर्ण की बात करते हैं, जो त वर्ग हैं और इसके साथ ल और स इसके अंतर्गत आते हैं। ल जो होता है वो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है ओष्ठीय वर्ण संख्या में कितने होते हैं? तो आगे देखिए ओष्ठीय वर्ण होते कौन कौन से हैं? उ और दीर्घ उ के साथ प वर्ग होता है। आगे बात करेंगे हम ए और आई जो होते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण होते हैं। ओ और औ जो होते हैं वो कंठ ओष्ठीय वर्ण होते हैं। नासिकीय वर्ण की यदि हम बात करें तो नासिकीय वर्ण के अंतर्गत वो 5 जो वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम वर्ण हैं 5, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अंग, य, ण, न, म, और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन का जो अंग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं अनुनासिक वर्ण, जो अंग, कंग, खंग, गंग आदि इस रूप में बोले जाते हैं। चंद्र बिंदु के रूप में ये लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ण के संबंध में सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, और यही प्रश्न अधिकतर आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत, और यही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब हमारा अगला बिंदु है संज्ञा।
अगला टॉपिक क्या है? संज्ञा। और संज्ञा के जितने भी फैक्ट है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर नियम पढ़ेंगे हम आगे। 4 नियम है बहुत महत्वपूर्ण, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मुख्य भेद पूछा जाए तो 3 होते हैं, और सामान्य भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो विशेष नाम इसके अंतर्गत आएंगे, जैसे राधा है, मोहन है, हिमालय है, जोधपुर है, राजस्थान है आदि। जातिवाचक की यदि हम बात करें तो इसमें जाति, वर्ग आदि आते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे लड़की है, इसके अंदर सारी लड़कियां आ गई, सारी लड़कियों के नाम आ गए, है ना। तो लड़की हैं, लड़का हैं, पर्वत हैं, जिला हैं, यानी कि लड़की तो समूह जाति वर्ग में आ गई, है ना। वर्ग है लड़की, और लड़कियों के नाम है वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। पर्वत हो गया, जिला हो गया, राज्य आदि इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें भाव आदि होते हैं, गुस्सा, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पदार्थवाचक संज्ञा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्यवाचक। तीसरा नाम क्या होता है? धातुवाचक। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। माप तोल की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोहा आदि। समूहवाचक में आप ध्यान रखेंगे, समुदाय का बोध होगा, कक्षा हो गया, झुंड है, भीड़ है, टोली है, दल हैं, है ना, जनाजा हैं, ये सब काफिला हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे समूहवाचक के अंतर्गत। तो ठीक है, तो ये थे संज्ञा के मोटे मोटे रूप से फैक्ट जो हैं वो हमने पढ़े, भेद के बारे में, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक क्या होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, मोटे मोटे रूप से हमने ये पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए। अब हम आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के संबंध में जितने भी नियम हैं, इस प्रकार देखो, सामान्य प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनने वाला जो अभी हमने पढ़ा है। आगे हम जो हार्ड लेवल का प्रश्न आएगा, ठीक है ना, उच्च स्तर का, तो नियमों से पूछा जाए। जातिवाचक संज्ञा जो किस में आए? बहुवचन में आए, तो किस में बदल जाएगी? वो जातिवाचक में। जैसे समाज में जय चंदों की कमी नहीं है, यहाँ पर जय चंद एक शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक हैं और बहुवचन में प्रयोग हुआ है, यानी जय चंद के गुण रखने वाले लोग, इसलिए ये जातिवाचक हो गया। समाज में किन की कमी नहीं है? कुंभकर्णों की कमी नहीं है। कुंभकर्ण जैसे गुण रखने वाले सभी लोग किस में आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है। समाज में विभीषणों की कोई कमी नहीं है, तो विभीषण तो व्यक्तिवाचक होता है, और विभीषण के गुण रखने वाले जो लोग हो गए वो विभीषणों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं नियम नंबर 2। क्या कहता है नियम नंबर 2? कि जातिवाचक संज्ञा यदि बहुवचन में आए तो क्या बन जाएगी? वो व्यक्तिवाचक। कैसे? कि मुगलों ने कई समय तक राज किया, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। तो यहाँ पर मुगल और अंग्रेजों की बात की गई, अंग्रेज और मुगल जो कि जातिवाचक है, लेकिन इनका प्रयोग बहुवचन में होने के कारण ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। ठीक है। तो मुगलों और अंग्रेजों, यहाँ पर मुगल और अंग्रेज विशेष के रूप में बात की गई है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि नियम नंबर 3, जातिवाचक संज्ञा यदि रूढ़ हो, किसी विशेष के लिए रूढ़ हो, तब वो व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे नेहरू को दुनिया जानती है, कोहली बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो यहाँ पर नेहरू और कोहली से तात्पर्य है, नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कोहली मतलब विराट कोहली, तो विशेष हो गई, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गए हैं। अब इनका प्रयोग जो हुआ है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है, न कि जातिवाचक। आगे हम नियम नंबर 4 जो कि अंतिम है वो हम बात करने वाले हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो तुलना के रूप में हो तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? तो देखिए, राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है और महात्मा गांधी जी आज के बुद्ध हैं, यानी कि लक्ष्मी से तुलना की गई है राधा की और बुद्ध से तुलना की गई है महात्मा गांधी की, तो यहाँ पर तुलना के रूप में जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। हालांकि लक्ष्मी और बुद्ध जो हैं वो क्या हैं? व्यक्तिवाचक शब्द हैं, लेकिन इनका प्रयोग तुलना के रूप में हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाएंगे? जातिवाचक हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक अपना है वो सर्वनाम शुरू होने वाला है। सर्वनाम की परिभाषा के रूप में यदि देखा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये इनके क्या हैं? भेद हैं। संख्या में कितने हैं? 6। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में पूछी गई है कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? वो 11 होते हैं, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। पुरुषवाचक की बात करें तो उसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? 11 में से, जो 11 है ना कुल, उसमें से मैं, तू, आप, यह, वह
और निश्चय में यह वह एक वचन के रूप में, ये वे वो बहुवचन के रूप में। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ और किसी का भी प्रयोग होता है। और आगे हम बात करें संबंधवाचक में जो और सो मुख्य रूप से, प्रश्नवाचक में कौन क्या, और निजवाचक में आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सीधे प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्लाइड रखी थी। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसमें मैं जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। राम अच्छा है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है, यहाँ पर वह राम के संदर्भ में सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक। यह या वह मेरा पेन है, यहाँ पर यह और वह दोनों जो हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कोई आ रहा है या कुछ खा रहा है, यहाँ पर कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुए हैं। कौन आ रहा है, क्या खा रहा है, यहाँ पर कौन और क्या प्रश्नवाचक के रूप में, और जो करेगा सो भरेगा, जो और सो संबंधवाचक के रूप में। राम आप आ जाएगा, वह स्वतः लिखेगा, यहाँ पर आप और स्वतः निजवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए। आगे हम बात करेंगे अब विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं। परिभाषा देखें तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले विकारी शब्द विशेषण कहलाते हैं। भेद के रूप में बात करें तो यहाँ पर सर्वनाम नहीं पढ़े, आप इसको विशेषण पढ़े। विशेषण के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये इनके 5 भेद हो गए। यहाँ पे सर्वनाम की जगह आप विशेषण पढ़े। ठीक है, आगे बात करेंगे गुण। और गुणवाचक की पहचान के रूप में आपको कैसा, कैसी, कैसे लगाना है, और आपको संख्यावाचक में कितने गणनीय के रूप में लगाकर आपको पहचान करनी है। परिमाण में आपको कितने लेकिन माप या मात्रा के रूप में होगा ये। और सार्वनामिक में सबसे पहले सर्वनाम होगा, फिर संज्ञा होगी, विशेषण कहलाएगा वो सार्वनामिक। और व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा से ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। ये पहचान थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हम देखते हैं प्रश्न विशेषण के किस प्रकार से आते हैं। राकेश अच्छा लड़का है, कैसा लड़का, अच्छा लड़का, गुणवाचक विशेषण। रामू बेईमान चपरासी है, कैसा चपरासी है, बेईमान, गुणवाचक विशेषण। राम ने 5 पेन खरीदे, कितने पेन, 5, संख्या के रूप में संख्यावाचक। राधा ने 2 लीटर घी खरीदा, कितना घी, 2 लीटर, परिमाण के रूप में, मात्रा के रूप में, तो परिमाणवाचक। यह पेन राम का है, पेन संज्ञा के रूप में है और यह सर्वनाम के रूप में है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मैंने कल जोधपुरी कोट खरीदा, और जोधपुरी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, जोधपुर से जोधपुरी, तो व्यक्तिवाचक विशेषण। आगे हम बात करेंगे कोई लड़का आ रहा है, कोई सार्वनामिक विशेषण। रामू ने कुछ अनाज गरीब को दिया, तो यहाँ पर कुछ है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रयोग विशेषणों के। विशेष्य विशेषण के रूप में और विधेय विशेषण के रूप में। पहचान विशेष्य विशेषण की पहचान के रूप में जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के ठीक पहले हो, जैसे राधा सुंदर लड़की हैं, यहाँ पे सुंदर विशेषण का प्रयोग लड़की विशेष्य के ठीक पहले हुआ है, इसलिए ये विशेष्य विशेषण है। और आगे ठीक इसके सामने हम इसके नीचे पहले पढ़ लेते हैं। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा विशेषण है और लड़का जो है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं विधेय विशेषण की। पहचान के रूप में देखें तो जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद या फिर क्रिया के ठीक पहले हो। राधा सुंदर है, तो यहाँ पे हैं से ठीक पहले सुंदर का प्रयोग हुआ है, तो राधा विशेष्य और सुंदर क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। राम अच्छा है, यहाँ पे अच्छा विशेषण हो जाएगा विधेय के रूप में और राम विशेष्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पहचान करनी है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी पहली बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम यौगिक विशेषणों की रचना के रूप में बात करते हैं कि विशेषणों की रचना किस प्रकार से होती है। पहले नंबर 1 बात करते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। तो दिन संज्ञा है और दैनिक विशेषण, छाछा से चचेरा। ठीक है। नंबर 2 बात करते उपसर्ग लगाकर हम विशेषण बनाते हैं। फल क्या है, संज्ञा के रूप में है और स लगा सफल क्या बन गया, विशेषण। इसी प्रकार निर्जीव से क्या, निर उपसर्ग से क्या बना, जीव में निर्जीव बना है। ठीक है। नंबर 3 विशेषण से ही विशेषण कैसे, तो एक से इकहरा, लघु से लघुतर। इस प्रकार से हमने विशेषण शब्दों से विशेषण की रचना की है।
आगे हम बात करते हैं क्रिया यानी धातु से विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है, तो लूट से लुटेरा, पढ़ से पढ़ाकू, लड़ से लड़ाकू आदि। आगे बात करेंगे नंबर 5, अव्यय से विशेषण बनाना यानी कि अव्यय शब्दों से किस प्रकार से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है, तो अंदर से क्या बन जाएगा, अंदरूनी, ठीक है, बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी और नज़दीक से नज़दीकी, इस प्रकार से विशेषण बनेंगे अव्यय शब्दों से। नंबर 6 आप लोगों के लिए। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर, जैसा भी लग रहा है आप अपने मन से कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट हमारे लिए। अब अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये आपसे विनती है, निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे हम बात करेंगे अगला अपना नया विशेषण शब्दों की अवस्थाओं के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये जो है विशेषण शब्दों की क्या है, अवस्थाएं हैं। मूल अवस्था की पहचान पढ़ेंगे, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था की। मूल अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि मूल रूप में विशेषण शब्द होंगे, किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होगी। जैसे राधा सुंदर लड़की है, मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पर राधा और मोहन की अन्य किसी से कोई तुलना नहीं है, मूल रूप में है, तो मूलावस्था है। आगे हम बात करते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो की तुलना होती है और से परसर्ग लगा हुआ होगा और जिससे तुलना हो उसमें उत्तरावस्था। देखिए राधा सीमा से सुंदर लड़की हैं और रोहन सोहन से अच्छा लड़का है, यहाँ पर से लगा हुआ है। किससे, किससे, सीमा से, और ये रोहन किससे, सोहन से। उत्तमावस्था की हम बात करते हैं आगे। उत्तमावस्था में दो से अधिक की तुलना होगी, ठीक है। पहचान के रूप में आपको शब्द मिलेंगे, क्या पता है, या तो मिलेगा सबसे या मिलेगा सब प्लस में। राधा सबसे सुंदर लड़की है और रोहन सबसे अच्छा लड़का है। आगे हम बात करते हैं अपना अगला जो प्रकरण है वो क्रिया है। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य धातु की, जो कि मूल रूप में होती है, जिसे मूल धातु भी कहते हैं, जैसे पढ़ लिख उठ खेल हंस आदि। आगे हम बात करते हैं व्युत्पन्न धातु क्या होती है, तो धातु के साथ आ प्रत्यय लगा हुआ होता है, तो वह धातु व्युत्पन्न धातु कहलाती है। पढ़ से पढ़ा, लिख से लिखा आदि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिश्रित धातु। नामपद होगा कोई भी और उसके साथ कर, लग, दे, ले आदि धातु में लगेगी, जैसे याद कर, हाथ लग, काम ले, हाथ ले, हाथ दे, इस प्रकार से मिश्रित धातुएं बनती हैं। बात करते हैं अनुकरण धातु का। अनुकरण धातु में दो बार और फिर आ और क प्रत्यय जुड़ेगा, टिमटिमा, खटखटा, धड़क आदि। नाम धातु नामपद होगा और आ या इया प्रत्यय जुड़ेगा, जैसे हाथ से हथिया, बात से बतिया, लात से लतिया आदि। क्रिया की तरफ हम जा रहे हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म के आधार पर क्रिया की। यहाँ पर अकर्मक, एक कर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक और द्विविध रूप के रूप क्रिया रूप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अकर्मक क्रिया, और परिभाषा देखें तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, तो कहाँ पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। महत्वपूर्ण अकर्मक क्रियाओं की बात करें तो रोना, सोना, हंसना, उड़ना, दौड़ना, गिरना, डरना, मरना, तैरना, ये जो क्रियाएं हैं वो अकर्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें तो बच्चा खटिया पर सोता है, राकेश मैदान में दौड़ता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी भले ही आकाश में उड़ रहे हैं फिर भी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। बच्चा खटिया पर सोता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई कर्म नहीं है। क्या सोता है, किसको सोता है, नहीं उत्तर मिल रहा है। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, उत्तर नहीं मिलता है। क्या गिरता है, किसको गिरता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या उड़ रहे हैं, किसको उड़ रहे हैं, ये भी उत्तर नहीं मिल रहा। इस प्रकार से ये अकर्मक क्रियाएं हैं। बात करते हैं सकर्मक क्रिया, उसमें भी एक कर्मक सकर्मक की परिभाषा। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त हो, कितने, एक, तो एक कर्मक सकर्मक क्रियाएं कहलाएगी, अर्थात क्रिया का सीधा प्रभाव जो कर्म दिया गया है वो एक उस पर पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्रियाएं यही हैं सकर्मक के रूप में। देखना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, धोना, करना, खेलना, सुनना, इतनी ही नहीं है, बहुत सारी है, ठीक है। और भी अन्य क्रियाएं हैं, समझने के लिए मैंने इतनी ही क्रियाएं ली हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, क्या पीता है, दूध पीता, उत्तर मिल रहा है। राकेश क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट, उत्तर मिल रहा है, एक कर्मक सकर्मक। राधा कहानी लिखती है, क्या लिखती है, कहानी, एक कर्म सकर्मक क्रिया। महेश फिल्म देखता है, क्या देखता है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, फिल्म। हरि उपन्यास पढ़ता है, क्या पढ़ता है, उपन्यास, एक कर्म मिल रहा है, इसका मतलब एक कर्मक सकर्मक क्रियाओं के ये सभी उदाहरण हैं। बात करते हैं आगे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की परिभाषा के रूप में। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म कितने प्रयुक्त हो, दो,
द्विकर्मक सकर्मक कहलाती हैं, यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण क्रियाएं यही हैं: देखना, खेलना, पढ़ना, लिखना, धोना, पीना, देना, खेलना 2 बार प्रयोग हो गया, कोई बात नहीं, सुनना आदि। माँ बच्चे को खाना खिलाती हैं। क्या खिलाती है? खाना। किसको खिलाती है? बच्चे को। 2 उत्तर मिल रहे हैं कर्म के रूप में, इसका मतलब ये द्विकर्मक है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, रामू पौधे को पानी डालता है। क्या डालता है? पानी। किसको? पौधे को। और दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है? कहानी। किसको? बच्चों को। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। और किसको? छात्रों को। हरि सुरेश को उपन्यास देता है। क्या देता है? उपन्यास। और किसको देता है? सुरेश को। 2 कर्म प्रयुक्त हुए, इसलिए ये द्विकर्मक सकर्मक क्रियाओं के क्या हैं? उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। अब हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। क्रिया के ठीक पास खाना, पीना, कहानी, हिंदी, उपन्यास, ये सब मुख्य कर्म हैं, और गौण कर्म बच्चे, पौधे, बच्चों, छात्रों और सुरेश, ये जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? गौण कर्म हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं और क्रियाओं के द्विविध रूप, जो हमने पहले पढ़ा था ना कि हम द्विविध भी पढ़ने वाले हैं, अकर्मक और सकर्मक के रूप में। जैसे हम एक उड़ना क्रिया ले रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, और सुरेश पतंग उड़ा रहा है, सकर्मक क्रिया है। उड़ना का ही सकर्मक रूप उड़ाना हो गया। बच्चा रो रहा है, यहाँ पर अकर्मक है, और रामू बच्चे को रुला रहा है, यहाँ पर सकर्मक है। रोना से रुलाना सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे हम बढ़ते हैं प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया रूप या क्रियाओं के भेद। इस आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं। 8 भेद हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, नंबर 2 संयुक्त क्रिया, 3 सजातीय क्रिया, नंबर 4 प्रेरणार्थक, नंबर 5 पूर्वकालिक, नंबर 6 नाम धातु, नंबर 7 कृदंत क्रिया, और नंबर 8 सहायक क्रिया। ये सब हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से इनका प्रयोग होता है, इनकी रूप रचना कैसे होती है, पहचान कैसे होती है, प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया का हम वर्णन करने वाले हैं यहाँ पर। नंबर 1 क्रिया, सामान्य क्रिया के रूप में यहाँ पर एक क्रिया होगी और एक ही काम होगा। जैसे हरि पढ़ता है, पढ़ने का काम हरि कर रहा है, एक ही। राम ने रावण को बाण से मारा, भले वाक्य कितना ही बड़ा हो लेकिन क्रिया तो एक ही है, यहाँ पर सामान्य क्रिया है। 2 क्रियाएं होगी लेकिन काम एक होगा संयुक्त क्रिया में, और दोनों क्रियाएं आपको पता होनी चाहिए भिन्न अर्थ देने वाली हैं, यानी कि भिन्नार्थक होगी। कैसे? अलग अलग अर्थ देने वाली क्रियाएं होगी, लेकिन काम कितने होंगे संयुक्त में? एक काम होगा। राधा ने खाना बना दिया, यहाँ पे बनाना और देना क्रियाएं प्रयुक्त है, लेकिन मुख्य काम जो है बनाना है। श्यामा ने पाठ पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ना भी है और लेना, 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं संयुक्त क्रिया में, और यहाँ पे एक मुख्य काम है आपका पढ़ना, और पढ़ना और लेना 2 क्रियाएं भिन्नार्थक प्रयोग हुई हैं, और दोनों वाक्यों में बनाना और पढ़ना मुख्य क्रियाएं हैं। आगे हम बात करते हैं पूर्वकालिक वर्सेस प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक में पहचान के रूप में धातु के साथ कर या के लगा हुआ होगा या कर के लगा हुआ होगा। जैसे राजू पढ़कर सो गया, बिल्ली दूध पी कर भाग गई। तो यहाँ पर पढ़कर और पीकर में पूर्वकालिक क्रिया है। बात करते हैं आगे, कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाएगा। जैसे राकेश राजू से पत्र लिखवाता है और रामू ने गाय को पानी पिलाया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, रामू ने गाय को पानी पिलाया, यहाँ पर प्रेरणार्थक नहीं है, ये गलती से हो गया इधर। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो उदाहरण है राकेश राजू से पत्र लिखवाता है, यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो प्रेरणार्थक क्रिया का है। रामू ने गाय को पानी पिलाया, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, सुधार लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाम धातु और कृदंत क्रिया का तुलनात्मक अध्ययन। नाम धातु क्रिया में पहचान के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आना या इयाना प्रत्यय जुड़ेगा, तब क्या बनेगी? नाम धातु क्रिया बनेगी। और इधर कृदंत में ये सब नहीं होगा, इसके अलावा धातु होगी। क्या होगी? धातु। और धातु के साथ प्रत्यय लगने पर बनी क्रियाएं जो हैं वो कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। ये तुलना है दोनों के बीच में। उदाहरण के रूप में देखें आपका ये नाम धातु का, तो नाम धातु के उदाहरण में रमेश पुस्तक हथियाता हैं और उषा शर्माती हैं। यहाँ पे हथियाता और शर्माती जो है वो हथियाना और शर्माना क्रिया से बनी है। हथियाना मतलब हाथ और शर्माना मतलब शर्म, ये दोनों जो हैं ये आपकी संज्ञाएं हैं। क्या हैं? संज्ञाएं हैं। तो संज्ञाएं होने की वजह से ये नाम धातु क्रियाएं
हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं कृदंत में। तो कृदंत में आपको ध्यान रखना है, कृदंत क्रिया के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो धातु होगी और धातु के साथ निम्न प्रत्यय होंगे, आ, ई, ए, एंगे, ऊंगा आदि। जैसे चल से चला, चली, चलें, चले, चलें, चलूंगा आदि। बढ़ते हैं आगे, सजातीय और सहायक क्रिया का तुलनात्मक अध्ययन। सजातीय में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से निर्मित होगी। और सहायक क्रिया में तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वाक्य में अर्थ को पूर्णता प्रदान करना, मूल क्रिया जो है मुख्य क्रिया की सहायता करना, और तीसरा है काल का निर्धारण करना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब उदाहरण के रूप में देखा जाए तो भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी, पूर्णिमा ने खाना खाया। भारत ने लड़ाइयाँ लड़ी और पूर्णिमा ने खाना खाया। यहाँ पर हमें यह देखना है कि लड़ाइयाँ और लड़ी दोनों एक ही धातु से बने हैं, जो कि है लड़ धातु। दूसरे उदाहरण में पूर्णिमा ने खाना खाया, यहाँ पर खाना और खाया दोनों एक ही धातु से निर्मित हैं, खा धातु। सहायक क्रिया के उदाहरण की बात करें तो राम खेलता है और श्याम पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर खेलना और करना क्रिया को पूर्णता प्रदान करता है। आगे बात करेंगे हम काल के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि 3 होते हैं। नंबर 1 वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरा भूतकालिक क्रिया, तीसरा भविष्यकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया में क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध होता है और धातु के पीछे ता, ते, ती, ती, रहा, रही, रहे और क्रिया है या हैं के रूप में होगी। जैसे रामू गाय चरा रहा है, और दूसरे उदाहरण की बात करें तो राकेश उपन्यास पढ़ता है। भूतकालिक क्रिया की बात करें तो रामू गाय चरा रहा था और राकेश उपन्यास पढ़ता था। तो यहाँ पर क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है और धातु के पीछे आ, ई, ए, ता, ते, ती, ती, रहा, रही, रहे और साथ ही में था, थी, थी, थे आदि होते हैं। बात करते हैं आगे भविष्यत काल की। तो भविष्यत काल में हमें यह ध्यान रखना है, क्रिया के भविष्य में होने का क्या होता है, बोध होता है। धातु के साथ एगा, एगी, एंगे, रहा, रही, रहे, ते, ती, ती, उसके साथ होगा, होगी, होंगी या फिर होंगे इस रूप में होगा। उदाहरण, रामू गाय चरा रहा होगा और राकेश उपन्यास पढ़ता होगा। इस रूप में हमें पता चलता है कि कौन सी क्रिया है वो वर्तमान काल में है, कौन सी भूतकाल में और कौन सी भविष्यत काल में। अब अगला जो प्रकरण है अपना अव्यय प्रकरण है। इससे पहले हमने विकारी शब्दों को पूरा पढ़ लिया है, अब हम अविकारी शब्दों को पढ़ने वाले हैं। परिभाषा के रूप में देखा जाए तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। एक और भेद निपात के रूप में। बात करते हैं क्रिया विशेषण और उनके भेदों की। परिभाषा देखें तो ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। भेद कितने होते हैं इनके, 4। एक रीतिबोधक, काल बोधक, स्थान बोधक और परिमाण बोधक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। इन चारों भेदों को हम बारी बारी से बड़ी बारीकी से पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले रीतिबोधक क्रिया विशेषण की। परिभाषा, ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति, ढंग या तरीका पता चले। पहचान, क्रिया के साथ कैसा, कैसी और कैसे लगाएंगे। उत्तर मिले तो रीतिवाचक। रमेश क्रिकेट धीरे खेलता है, कैसे खेलता है, धीरे खेलता है, रीतिबोधक। रामू कहानी तेज पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, तेज, इसका मतलब रीतिबोधक है। धीरे और तेज शब्द रीतिबोधक है। बात करते हैं नंबर 2 काल बोधक क्रिया विशेषण की। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का पता चले। पहचान, समय मतलब कब, कब का उत्तर समय के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो क्रिया के साथ कब लगाएंगे तो काल बोधक। रमेश सुबह क्रिकेट खेलता है, कब खेलता, सुबह। रामू अब कहानी पढ़ता है, कब पढ़ता है, अब। तो अब और सुबह काल बोधक क्रिया विशेषण है।
बात करते हैं नंबर 3 स्थान बोधक क्रिया विशेषण की। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान का पता चले। और स्थान उत्तर कब मिलेगा, हम जब प्रश्नवाचक लगाएंगे कहाँ शब्द, है ना, प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, तो क्रिया के साथ कहाँ उत्तर मिले तो स्थान बोधक। रमेश यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। रामू वहाँ बैठा है, कहाँ, सॉरी रामू वहाँ खेलता है, कहाँ खेलता है, वहाँ। तो कहाँ का उत्तर दोनों में यहाँ और वहाँ मिला, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। बात करते हैं अंतिम परिमाण बोधक की। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया के होने की परिमाण यानी मात्रा या माप का पता चले। पहचान, क्रिया के साथ कितना कितनी कितना लगाएंगे तभी तो माप या मात्रा का उत्तर मिलेगा, तब क्या होगा, परिमाण बोधक। रमेश कम बोलता है, कितना बोलता है, कम मात्रा में, है ना। रामू खूब खेलता है, कितना खेलता है, खूब खेलता है। तो यहाँ पर खूब और कम जो है वो क्या हो जाएंगे, परिमाण बोधक हो जाएंगे। प्रक्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाए प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहचान के रूप में विशेषण होगा और प्लस क्रिया विशेषण होगा, उसके बाद क्रिया होगी, तब क्या बनेगा, ये विशेषण प्रक्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे रमेश बहुत कम बोलता है, तो बहुत प्रक्रिया विशेषण है। रामू बहुत तेज खेलता है, तो बहुत जो है वो प्रक्रिया विशेषण है। आगे बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और उनके भेद। ऐसे अविकारी शब्द जो दो से अधिक शब्दों, पदबंधों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। बात करते हैं समानाधिकरण और वैधिकरण समुच्चय बोधक की। समानाधिकरण में और, या, लेकिन, इसलिए आदि अव्यय शब्द आते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो रमेश या रामू यहाँ आएगा लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रमेश और रामू खेलते हैं। रामू खेलता है और रमेश खेलता है और रामू पढ़ता है। तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हम देखते हैं, या शब्द का प्रयोग देखते हैं, लेकिन शब्द का प्रयोग देखते हैं। ये सब क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। वैधिकरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, क्योंकि, जो कि, ताकि, यदि, तो, अगर, तो, अर्थात आदि। मुझे देर हो रही है इसलिए अभी निकलूंगा, तो यहाँ पर इसलिए शब्द जो है वो वैधिकरण के रूप में है। ऐसा कार्य करो कि लोग वाहवाही करें, तो यहाँ पर की का प्रयोग जो है वो वैधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नंबर 3 संबंध बोधक अव्यय की और उनके भेद। क्या होता है संबंध बोधक अव्यय, तो ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा आदि के साथ जुड़कर उसका संबंध अन्य पद और विशेषकर क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। दो संबंध बोधक अव्यय की यदि हम यहाँ हम बात करेंगे, संबंध बोधक और अनुबद्ध बोधक। संबद्ध और अनुबद्ध। संबद्ध की बात करें तो यहाँ पर पहचान संज्ञा या सर्वनाम के बाद का, के, की या से का प्रयोग होगा। उसके बाद हम देखें उदाहरण, तो पक्षी पेड़ के ऊपर रहते हैं, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। यहाँ पे देखना है कि पक्षी पेड़, यहाँ पे पेड़ क्या है, संज्ञा है, उसके बाद के पर सर्ग लगा हुआ है, उसके बाद ऊपर अव्यय शब्द हैं, तो यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। दूसरे उदाहरण, मेहनत संज्ञा है, के पर सर्ग है, बिना अव्यय है, तो यहाँ पर संबंध बोधक हो जाएगा। बात करें अनुबद्ध की, किसकी करें, अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय की। पहचान के रूप में संज्ञा आदि के विकृत रूप यहाँ पर होंगे, ठीक है ना, और उसके साथ सहित, समेत या तक लगे हुए होंगे। वह अपने साथियों सहित या समेत आएगा। बरसात का पानी घुटनों तक भर गया, तो यहाँ पे साथियों में साथी का विकृत रूप है, घुटनों, घुटना का, इस प्रकार से हम प्रयोग देखते हैं। बात करते हैं आगे विस्मयादि बोधक अव्यय और उनके भेद। तो ऐसे अविकारी शब्द जो हर्ष, शौक, आश्चर्य आदि मनोभाव प्रकट करते हैं। रूढ़ विस्मयादि बोधक और यौगिक विस्मयादि बोधक की हम बात करने वाले हैं। रूढ़ में आपको पता है मूल रूप में जैसे हाय, वाह, अरे, ओह, अजी आदि शब्द आएंगे। हाय ये क्या हो गया, वाह क्या बात है, इस प्रकार से रूढ़ विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयोग हुए हैं। हाय राम ये क्या कर डाला, दत्त तेरी ऐसा काम करता है, तो यहाँ पर ये यौगिक रूप में है और इससे पूर्व जो हाय और वाह हैं ये मूल में रूढ़ हैं।
अब बात करते हैं अंतिम निपात। अंतिम पड़ाव की ओर हम आ गए हैं। निपात क्या होता है? उदाहरण के रूप में देखो, जहाँ पर ही, भी, भर, तक, तो, कभी, किसी, तभी, अभी बलपूर्वक के रूप में प्रयोग हो। जैसे रामू दिन भर पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, उसे तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो और ही दो प्रयोग हुए निपात, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं तीसरा उदाहरण जो है वो मैं भी जा रहा हूँ। एक तो होता है मैं जा रहा हूँ सामान्य, मैं भी जा रहा हूँ बलपूर्वक, बल है ना, बलात्, ये ध्यान रखना है। वह रात 11 बजे तक पढ़ता है, यहाँ पर भी ये तक हैं वो अव्यय के रूप में, निपात के रूप में प्रयोग हुआ है। हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ से भेजी गई हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ क्या करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।